अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का जो सेल टॉपिक है सेल साइकिल का माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीज़न का टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका समझते हैं, उसके फेजेस समझते हैं और माइटोसिस का मेन जो मकसद है वो समझते हैं और माइटोसिस में कितने फेजेस हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। तो वीडियो के आखिर तक इंतज़ार कीजिएगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। माइटोसिस सबसे पहले इसका तारीफ़ है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट चेंज इन दी डॉटर सेल्स। कह रहा है कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद चेंज नहीं होती। क्रोमोसोम की तादाद जितनी पेरेंट सेल में होती है उसी तादाद में जो है डॉटर सेल में भी वही तादाद होता है क्रोमोसोम का, यानी क्रोमोसोम की तादाद चेंज नहीं होती। उसके बाद है दिस प्रोसेस ऑकर्स इन ऑल सोमेटिक सेल्स। बॉडी के जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं यानी जर्म सेल्स को छोड़कर, जर्म सेल्स कौन से हैं? मेल में स्पर्म में और फीमेल में ओवा या एग है। स्पर्म और ओवा को छोड़कर बाकी जो सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। तो आम बॉडी के सेल्स सोमेटिक सेल्स में किडनी सेल्स आ सकता है, ब्रेन सेल आ सकता है, स्किन सेल आ सकता है, कोई भी लिवर सेल आ सकता है। तो जो भी जर्म सेल्स के अलावा सेक्स सेल्स के अलावा जो भी बाकी सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। तो उनमें कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन 2n इन फॉर्म डॉटर सेल्स। कह रहा है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं यानी एक सेल जब डिवाइड होता है दो में, डॉटर सेल में दो डॉटर सेल जो बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है, 2n रहती है, यानी 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, यानी 23 पेयर्स, 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद है उतना डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। अच्छा, आप समझते हैं इसके फेजेस ऑफ माइटोसिस। पहला फेज है वो है प्रो फेज। प्रो फेज क्या होता है? इसके इवेंट्स देखते हैं कि इसमें इस फेज में क्या क्या होता है। इस फेज में सबसे पहला जो इवेंट है, क्या वाकया होता है? पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग। ये जो हमारे पास ये सेल है ये इसका न्यूक्लियस है। तो बोल रहा है कि इस फेज़ में, माइटोसिस के इस फेज़ में, पहले मरहले में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि ये न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली जो है ये टूटना शुरू हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। ये पहला पॉइंट है। इसके अंदर यहाँ पे जो डार्क स्टेनिंग एरिया है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियोलस, एक डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है, वो गायब हो जाता है। न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस डिसअपीयर्स, वो गायब हो जाता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट, क्रोमेटिन कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा है कि ये जो क्रोमोसोम बने हैं ये क्रोमेटिन से मिलकर बने हैं। क्रोमेटिन जो है वो दागानुमा होता है। ठीक है, क्रोमेटिन हमारे पास इस तरह दागानुमा होता है, पतला होता है, इस तरह पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इस फेज में, प्रो फेज में, ये क्रोमेटिन दागानुमा से चेंज होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। उसके बाद सेंट्रियूल्स मूव टू द अपोजिट पोल्स टू अपीयर एज ईस्टर शेप। ये जो सेंट्रियूल्स हैं ये अपोजिट पोल, मतलब दोनों अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं अपोजिट साइड पे। ठीक है, मुखालिफ साइडों पे, ताकि क्या बनाए? ईस्टर शेप बनाए। ईस्टर शेप इसको बोलते हैं बच्चों कि जब ये हमारे पास सेंट्रियोल धागे निकालना, स्पिंडल्स निकालना शुरू कर दे दोनों तरफ, तो इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को ईस्टर शेप बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो ये सेंट्रियोल है इस पोल का, इसने भी ये स्पिंडल्स निकालने शुरू किए हैं। तो ये दोनों तरफ के अपोजिट पोल्स के जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, इन्होंने स्पिंडल्स निकालना शुरू किए हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इसको ईस्टर शेप बोलते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है
माइटोसिस का। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई? सबसे पहले न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्टेनिंग एरिया होता है न्यूक्लियोलस, वो डिसअपेयर हो गया। और हमारे पास सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड पे गए, उन्होंने ईस्टर शेप बनाया यानी स्पिंडल्स बनाए। तो ये पहला मरहला है। अच्छा, दूसरे मरहले पे जाने से पहले, दूसरे फेज पे जाने से पहले थोड़ा सा क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर आप लोग समझें। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड है हमारे पास, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है, जो दोनों क्रोमेटिड्स को अटैच करता है, उस सेंटर को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सेंट्रोमेयर के आसपास हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा सेल डिवीजन के वक्त एक और प्रोटीन भी आ जाता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। ये सेंट्रोमेयर के सेंटर में आसपास इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा फेज है स्टूडेंट्स, मेटाफेज। मेटाफेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अराइज्ड फ्रॉम सेंट्रियूल्स अटैच टू काइनेटोकोर प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम। जो अभी मैंने काइनेटोकोर क्रोमोसोम का जो प्रोटीन बताया, जो सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द होता है, उस पे क्या हो जाते हैं? उस पे ये सेंट्रियूल्स के फाइबर्स, स्पिंडल्स बड़े होकर, लॉन्ग होकर अटैच हो जाते हैं बिल्कुल सेंटर से। तो मेटाफेज में ये दूसरा फेज है। तो जो पहले फेज में, पहले जो प्रो फेज में जो सेंट्रियोल्स ने जो फाइबर्स निकाले थे, वो फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बड़े होकर, लार्ज होकर यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन पे अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन पे अटैच होने के बाद क्या होता है? हमारे पास क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड एंड विजिबल। अच्छा, जो प्रो फेज में मैंने बताया आपको, वहाँ पे क्रोमोसोम इतने कंडेंस नहीं थे, क्योंकि ताज़ा हमारे पास क्रोमेटिन क्रोमोसोम की शक्ल में तब्दील हो रहे होते हैं। लेकिन इस फेज़ में मज़ीद कंडेंस होके क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम विजिबिलिटी कौन से फेज़ में ज़्यादा हो जाती है? मेटा फेज़ में। अच्छा, उसके बाद मेटा फेज़ प्लेट्स आर फॉर्म्ड। मेटा फेज़ प्लेट्स में ये क्रोमोसोम एक तरतीब के साथ सीधे अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से सीधे लाइन में लग जाते हैं। इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो क्रोमोसोम यहाँ ये इतने कंडेंस नहीं है, क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं धागों से, क्रोमेटिन से, इस फेज़ में, पहले फेज़ में। लेकिन दूसरे फेज़ में जो है इनकी कंडेंसेशन और ज़्यादा हो जाती है, ये क्रोमोसोम और ज़्यादा विजिबल आना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये इनकी विजिबिलिटी और ज़्यादा हो गई है। अच्छा, तो ये क्रोमोसोम जब एक ही सीध में लग जाते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो इस फेज़ में मेटाफेज प्लेट्स भी बन जाते हैं। ये हमारे पास मेटाफेज के इवेंट्स है कि मेटाफेज माइटोसिस के इस दूसरे फेज़ में क्या क्या वाक़यात होते हैं या क्या क्या होता है हमारे पास सेल के अंदर। उसके बाद तीसरा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स स्प्लिट बाय फुल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड एन एंजाइम सेपरेज। सेपरेज एक एंजाइम होता है, और ये जो स्पिंडल जो फाइबर्स निकले हैं सेंट्रियूल से, ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ जो इस फेज में लग गए थे, तो ये एक पुल लगाते हैं, खींचते हैं। तो ये जब क्रोमोसोम को काइनेटोकोर की जगह पे, काइनेटोकोर के साइड पे खींचते हैं, एक जोर लगाते हैं, और एक एंजाइम भी होता है उनके हेल्प के लिए, सेपरेज। तो ये एंजाइम सेपरेज की वजह से, एंजाइम सेपरेज क्या काम कर रहा था? ये एंजाइम सेपरेज जो हमारे पास ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये एक दूसरे से अटैच हैं एक प्रोटीन
की मदद से, उस प्रोटीन को बोलते हैं कोइजिन प्रोटीन। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखें ये क्रोमोसोम, ये जो मैंने ब्लू कलर के ड्रॉ कर रखे हैं ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये एक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं कोइजिन प्रोटीन। कोइजिन, ये कोइजिन प्रोटीन क्या काम करता है, क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको एक दूसरे के करीब रखता है, करीब रखता है ताकि ये अपार्ट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। तो एनाफेज में ये सेपरेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये जो प्रोटीन को तोड़ता है, कोइजिन प्रोटीन को, ताकि ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो ये एंजाइम और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी खिंचाव की वजह से क्रोमोसोम एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन। अच्छा, ये मोटर प्रोटीन एक किस्म का प्रोटीन होता है जो कि इन दागों को तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इन दागों ने अपना काम कर लिया, क्रोमोसोम को तोड़कर अलग कर दिया, क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आखिरी फेज़ जो है वो होता है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में क्या होता है, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो कंडेंसेशन रेट जो है, क्रोमोसोम का जो कंडेंस होने का जो रेशो है वो बारी बारी कम होता जा रहा है। तो एनाफेज़ में मज़ीद कम हो जाता है क्रोमोसोम, क्योंकि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अच्छा, टीलोफेज़ में फिर क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस। ये क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंडेंस हैं, थोड़े से विजिबल है, लेकिन यहाँ पे इनकी विजिबिलिटी और कम हो जाती है, इनका कंडेंसेशन मज़ीद कम हो जाता है, यानी ये डीकंडेंस हो जाते हैं। और ये जो स्पिंडल्स हैं यहाँ पे ये भी ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेक डाउन इनकी मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, और इस फेज़ में मज़ीद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर का मतलब दोबारा ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ये दोबारा से बन जाता है। ठीक, और इस फेज़ में बच्चों और क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम थे यहाँ पे ये अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों स्पिंडल फाइबर के टूटने की वजह से ये दोनों इस पोल की तरफ आ जाते हैं, ये देखो इस पोल की तरफ, और ये दो जो हैं, ये दो स्पिंडल फाइबर के टूटने की वजह से अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, ये देखो यहाँ पे। और इनके इर्द गिर्द क्या बना है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद टीलोफेज पे सेल क्या हो गया, सेल तकरीबन 2 हिस्से बन गए, न्यूक्लियस 2 बन गए। अच्छा, उसके बाद आखिरी स्टेप है साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ये सेल जो टीलोफेज में था, चूंकि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो न्यूक्लियस जब 2 बन चुके हैं इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का टूट जाना। जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो साइटोप्लाज्म भी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये 2 जो डॉटर सेल्स बन गए, इनमें न्यूक्लियस भी 2 हैं, क्रोमोसोम भी हर न्यूक्लियस के पास है। अच्छा, अब ये दोनों सेल्स अगर ये चाहें कि हम लोग ज़िंदा रहें, तो वो जो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी बहुत से ऑर्गेनेलीज, वो भी बराबर तकसीम करेंगे। जैसे 2 भाई अलग होते हैं तो वो जो घर का सारा सामान वगैरह होता है वो बराबर ही तकसीम करते हैं, तो उसी तरह ये डॉटर सेल्स भी दोनों ऑर्गेनेलीज बराबर तकसीम करके इस डॉटर सेल में भी आ जाएंगे और इस डॉटर सेल में भी आ जाएंगे। ये माइटोसिस हमारे पास सोमेटिक सेल्स में होता है। ये सारे इसके फेजेस मैंने बताया, क्या क्या इवेंट्स होते हैं फेजेस में मरहलावार। और माइटोसिस जो है हमारे पास क्यों लाजमी है, माइटोसिस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, और टिश्यू इंजरी में या कोई हमारे पास स्किन सेल्स में इंजरी लग जाती है तो स्किन जो इंजर्ड सेल्स गिरते हैं, ज़ख्मी सेल्स जो गिर जाते हैं, उनकी जगह वापस सेल्स डिवाइड होकर माइटोसिस के ज़रिए वो जगह भर देते हैं। तो माइटोसिस बहुत ही लाजमी प्रोसेस है सेल डिवीज़न का।
ये मैंने समझा दिया। इसमें क्रोमोसोम की तादाद वही सेम रहती है, 46 रहती है। तो ये था हमारे पास माइटोसिस का टॉपिक, बहुत ही लाजमी। मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मज़ीद आपको लेक्चर्स मिल सकें। बहुत मेहरबानी।